नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट में बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक। तो इसमें दोस्तों देखिए, आजकल के समय में बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन की बहुत चर्चा हो रही है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन की, तो इसी हिसाब से इसके क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। हर एक एग्जाम में इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों से दोस्तों क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं धीरे धीरे। पहला और दूसरा टॉपिक पढ़ा हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और ये दोस्तों, आप क्वेश्चन देखें या ना देखें, लेकिन ये जो है नोट्स है, इसको बहुत देखना जरूरी है, क्योंकि नोट्स में बहुत सारगर्भित नोट्स बनाया है इसने, घटना चक्र ने। तो देखिए क्या कर रहा है कि द डाइवर्स रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज बायोडाइवर्सिटी। तो जो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उन्हीं को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। और ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और ऑर्गेनिज्म में कौन, प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं। द स्पेसीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट कम्युनिटीज विच आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी इज डिनोटेड विथ अल्फा, बीटा and gamma indicating different categories. This classification was advanced by Whittaker in 1972. तो बायोडाइवर्सिटी का जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों, अल्फा बीटा गामा में कौन किया था, विटेकर साहब किए थे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे ये अल्फा बीटा गामा इन्होंने किया है। बीटा डाइवर्सिटी एमंग इकोसिस्टम। तो दोस्तों अब हम लोग ये तो देख लिए कि डाइवर्सिटी को विभाजित कितने प्रकार से कितने रूप में किया गया, तीन रूप में किया गया, ठीक ना। अब अल्फा बीटा गामा ये डाइवर्सिटी जो होती है दोस्तों, क्या होती है, तो देखिए किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में या हैबिटेट में जितनी भी प्रकार की माने डाइवर्सिटी पाई जाती है वो अल्फा डाइवर्सिटी होती है। जैसे देखिए इकोसिस्टम ए, इकोसिस्टम बी, सी और ये डी, चार इकोसिस्टम ये लोग लिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो अल्फा, अगर हम लोग अल्फा डाइवर्सिटी की बात करें तो ए में अल्फा डाइवर्सिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर केवल ए की अल्फा डाइवर्सिटी बात करें हम लोग दोस्तों, 3 हो जाएगी, 1 2 3। और बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है दोस्तों, किसी भी दो के बीच कंपैरिजन होता है। बीटा डाइवर्सिटी में दोस्तों दो के बीच कंपैरिजन होता है, किसी भी दो को, चाहे ए बी को ले लीजिए, बी सी को ले लीजिए, ए सी को ले लीजिए, किसी को, तो बीटा डाइवर्सिटी में कंपैरिजन होता है। और कंपैरिजन में दोस्तों केवल जो चेंज होता है, जैसे मान ली कि ए की अल्फा डाइवर्सिटी 3 हो गई और बी की अल्फा डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 प्रकार के, 1 2 3 4, 4 प्रकार के मैंने यहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जा रही है। अब देखिए ए की अल्फा डाइवर्सिटी 3, बी की अल्फा डाइवर्सिटी 4। ए और बी का जो बीटा डाइवर्सिटी क्या होगा दोस्तों, जो दोनों में मैंने चेंज को दर्शाता है। तो देख रहे हैं कि ये तीनों जो है इसमें भी है, तो इसमें केवल ये ए और बी की बीटा डाइवर्सिटी हो जाएगी। ए एंड बी का बीटा डाइवर्सिटी जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, ये इसके कारण, ठीक है ना। तो आप समझ गए हैं, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी कंपैरिजन, और कंपैरिजन में केवल चेंज, जो चेंज होता है उसी को मैंने दर्शाया जाता है। और गामा डाइवर्सिटी में दोस्तों, जैसे मान ली कि ये चारों इकोसिस्टम का आपको गामा डाइवर्सिटी निकालना है, तो गामा डाइवर्सिटी निकालते समय दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि इन सभी में कितने प्रकार की बायोडाइवर्सिटी पाई जा रही है, बस उसी को देख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको चारों समझ में एक जगह आ जाए। अब देखिए अगर हमको इसका गामा डाइवर्सिटी निकालना है दोस्तों, ठीक है ना, तो देखिए
ये त्रिभुज वाला एक डाइवर्सिटी हो गया, चतुर्भुज वाला एक डाइवर्सिटी हो गया, और ये गोला वाला हो गया एक हो गया। तो ये 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना, और एक 5 हो गया, 5 और एक 6 और 7, 7 प्रकार की बायोडाइवर्सिटी पाई जा रही है जो गामा डाइवर्सिटी कही जाएगी। ओवरऑल जितने प्रकार की, अगर मेरे गिनने में भी गड़बड़ होगा तो आप इसको समझ लीजिएगा, जितने भी ट्रायंगल दिख रहे हैं उनको एक काउंट करेंगे। ये सब में दिख रहे हैं एक हो गए, और ये भी एक हो गए, रेक्टेंगल एक हो गया, स्क्वायर है, स्क्वायर एक हो गया, तो ये 2 हो गया। फिर से ये सर्कल वाला जो दिख रहा है ये 3 हो गया, और देखिए ये मिलकर मैंने इसमें केवल एक बार इनको काउंट करेंगे, ये 4 हो गया। उसके बाद तो मैंने इनमें बायोडाइवर्सिटी का टाइप काउंट किया जाता है दोस्तों। जितने भी अभी हम लोग अल्फा बीटा गामा देखे हैं इनका नंबर नहीं काउंट किया जाता है। जैसे ये त्रिभुज में एक प्रकार की बायोडाइवर्सिटी है, जैसे मान ली कि मछली है, तो मछली है दोस्तों, तो मछलियों की संख्या नहीं गिने करेंगे, मछलियों का जितने संख्या है अगर एक प्रकार की हो तो उनको एक माने इकोसिस्टम माने एक डाइवर्सिटी में रख लेंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरह से काउंट कर लेंगे आप लोग, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 प्रकार की दिख रही है। अगर गिनने में गड़बड़ी हो तो आप उसको देख लेंगे, ठीक है ना। तो यही अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी है, और इसको आप देख रहे हैं कि 4 भागों में बांटा जा रहा है। चलिए, कई बार ये लोगों को समस्या आती है कि भाई हमको अल्फा बीटा गामा बायोडाइवर्सिटी नहीं समझ में आई, तो अब आप लोग को समझ में आ जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। उनकी संख्या गिन लीजिए, और ये बस याद रखिए कि अल्फा में एक इकोसिस्टम, एक हैबिटेट में एक इकोसिस्टम में जितनी डाइवर्सिटी है उसको कहते हैं। बीटा में जो दोस्तों कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन में चेंज, जैसे यूनियन नहीं बनाना है, कंपैरिजन करना है। जैसे आपके पास 3 प्रकार की चीज़ें, मेरे पास 5 प्रकार की चीज़ें, तो 2 बीटा डाइवर्सिटी हो जाएगी। अब देखिए, डाइवर्सिटी इज द बायोडाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स, डेड की बात नहीं कर रहा है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, लेकिन लिविंग होना चाहिए। द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज क्वाइंड बाय रेमंड एफ डैशमैन इन हिज बुक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री इन 1968। तो 1968 में इन्होंने अपने बुक में बायोडाइवर्सिटी टर्म को बनाया था। कई बार पूछ लेता है, द टर्म बायोडाइवर्सिटी biological diversity was coined by Raymond F. Dashman in his book A Different Kind of Country in 1968। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टर्म को बना दिए थे ये 1968 में, और विटेकर साहब 1972 में डाइवर्सिटी को के टाइप को बता दिए कि 3 प्रकार की डाइवर्सिटी होती है, अल्फा बीटा गामा। द वर्ड बायोडाइवर्सिटी इज द कंट्रैक्शन ऑफ द फ्रेज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कह रहा है कि ये बायोडाइवर्सिटी जो है दोस्तों, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कंट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है, दोनों को मिला दिया गया है। एंड वाज फर्स्ट क्वाइंड इन 1985 बाय वाल्टर। तो क्या कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी शब्द जो है दोस्तों, ये दोनों मिल करके ये रेमंड एफ डैशमैन द्वारा अपने 1968 में अपने बुक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में बताया गया। और ये बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है इसको कौन बताया, वाज फर्स्ट क्वाइंड इन 1985 बाय वाल्टर। तो वाल्टर साहब बताए कि इन दोनों को मिला करके बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बायोलॉजिकल और डाइवर्सिटी को मिलाकर बायोडाइवर्सिटी कर दीजिए, और ये वाल्टर साहब बताए, वाल्टर रोसेन ऑफ द नेशनल रिसर्च काउंसिल एट ए लिटिल वर्ड इन ए सेमिनार, आज ए लिटिल वर्ड इन ए सेमिनार ऑर्गेनाइज टू डिस्कस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए थे, और वहाँ पर वो बायोडाइवर्सिटी इसका नाम रख दिए।
The most significant aspect of biodiversity is the maintenance of the ecosystem. Biodiversity functions on different level of species, communities, and ecosystem. Biodiversity function on different level of species, community, and ecosystem. United Nations has proclaimed May 22 as the International Day for Biological Diversity. तो 22 मई को दोस्तों बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, while many other countries celebrate 29 दिसंबर एज बायोडाइवर्सिटी डे। तो देखिए यहाँ पर दो हो गया, यूएन के द्वारा दोस्तों 22 मई को और अलग अलग देशों द्वारा, माने कोई कुछ देश होंगे जो मनाते होंगे 29 को दिसंबर को। तो 22 मई और 29 दिसंबर दोनों याद रखेंगे। अगर 22 मई यूनाइटेड नेशंस का पूछता है तो 22 मई बताएंगे, और ये जो है कंट्रीज की बात करेगा तो 29 दिसंबर बताएंगे आप। चलिए आगे चला जाए, आराम से इसी तरह से समझिए। अब आपको अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी समझ में आ गई होगी। इन्वायरमेंट इकोलॉजी से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है ये चर्चा में इन्वायरमेंट इकोलॉजी साइंस टेक। अब क्या कह रहा है कि इट इज नोटेबल दैट ऑन 29 दिसंबर 1993 द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी केम इनटू फोर्स। इसीलिए कुछ देश जो है दोस्तों 29 दिसंबर को बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये इसी दिन ये कन्वेंशन केम इनटू फोर्स आया था, माने लागू हुआ था। इट इज नोटेबल दैट ऑन 29 दिसंबर 1993 द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी केम इनटू फोर्स। आराम से समझिए, ऐसा नहीं कि 180 की स्पीड में चलना है। अब देखिए जीन वेरिएशन, देखिए लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी को 3 भागों में विभाजित किया है। तो एक में क्या कर रहा है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक ना, स्पीसीज डाइवर्सिटी, और ये अलग इसको विभाजित किया है डाइवर्सिटी एमंग डिफरेंट स्पीसीज। कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, और इधर क्या रहा है दोस्तों, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये इधर फिर आगे जेनेटिक वेरिएशंस हो गए। तो लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी दोस्तों 3 हैं, और कौन कौन से हो गए, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विथ द नॉर्वेजियन गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड ए सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, CEBPOL, SEBPOL, in the नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नॉर्वे की सरकार मिल करके एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई के परिसर में दोस्तों सेंटर फॉर बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ बनाया, सेपोल, टू डेवलप प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज इन बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ एंड डेवलप कैपेसिटी बिल्डिंग। चलिए आगे चलते हैं, बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट। अब देखिए क्या कह रहा है, बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म ऑन अर्थ। सही बात है कि हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ETC ऑफ द रीजन। तो बायोडाइवर्सिटी पूरे पृथ्वी पर एक समान नहीं, ऐसा नहीं कि भाई हर जगह एक प्रकार का चीज़ें हैं। जैसे मान लें कि आपके
जो गांव है वहाँ पर ही कोई माने तालाब होगा, कोई बगीचा होगा, कोई अदर जंगल होगा, खेत है, कुछ गांव है, तो हर जगह बायोडाइवर्सिटी समान कैसे हो सकती है? वो किस पर चेंज होती है? क्लाइमेट, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी। द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये देखिए, ये चीज महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये खूब पूछा जाता है। द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दे एक्सटेंड फ्रॉम 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। तो दोस्तों longitudes, this area has a suitable condition for the growth and development of flora and fauna as it has heavy rains and high temperature. It has heavy rains and high temperature throughout the year. This is why it is also called as optimum biome. ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर दोबारा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको एक बार में न समझ तो 2 बार में समझिए, 3 बार देखिए, यूट्यूब पर सारी व्यवस्थाएं पड़ी हुई हैं। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेज टुवार्ड द इक्वेटर। जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, 0 डिग्री लेटीट्यूड की तरफ, तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जाती है। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट इक्वल ऑन अर्थ, इट वेरीज ग्रेटली अक्रॉस द ग्लोब एज वेल एज विद इन रीजन्स। Among other factors, the diversity of all living things, biota, depends on temperature, precipitation, altitude, soil, geography and presence of other species। तो इन सब चीज का असर होता है दोस्तों, टेम्परेचर का भी, प्रेसिपिटेशन का भी, एल्टीट्यूड का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। ये देखिए, ये इक्वेटर है, ठीक है ना, ये इक्वेटर लिखा है। थोड़ा सा हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं, 1 पॉइंट। इसको समझ लिया जाए, फिर बड़ा कर लिया जाएगा। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, साउथ पोल नॉर्थ पोल आप जानते हैं, तो यहाँ पर क्या है? लो बायोडाइवर्सिटी है। दोनों पोल्स पर दोस्तों लो बायोडाइवर्सिटी है। अब देखिए, जैसे जैसे पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, आपको बायोडाइवर्सिटी का माने ग्रेडियंट बढ़ते जाएगा। तो ये इक्वेटर पर आकर के हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन हो जाता है। और ये देखिए बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट, बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट, और यहीं पर 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ दोस्तों ये मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। मैंने सबसे मैक्सिमम जो होगी वो तो ट्रॉपिकल पर ही होगी, इक्वेटर पर ही होगी। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई बहुत समझने में दिक्कत है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं किताब में देखेंगे तो ये छोटे में लिखा हुआ, ठीक है ना, जो पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अट्रैक्टिव तरीके से और फुल स्क्रीन पर दिखेगा तो बड़ा बड़ा दिखेगा, आप आराम से समझेंगे। बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लेटीट्यूड्स। इक्वेटर 0 डिग्री है, तो बात सही कर, कंपेयर टू द हायर लेटीट्यूड्स। Biodiversity is normally greater in the lower latitude as compared to the higher latitudes. Tropical rainforests, which have the largest biodiversity, are found in lower latitudes. Similarly,
Valleys found in lower latitudes harness greater biodiversity than mountains on high altitudes. तो ये कह रहा है कि वाइल सिमिलरली उसी प्रकार से दोस्तों जिस प्रकार से लेटिट्यूड में अंतर है उसी प्रकार से वैलीज फाउंड इन लोअर लेटिट्यूड्स हार्नेस ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी देन माउंटेन्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स। तो माउंटेन्स पर कम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इन कंपेरिजन ऑफ वैलीज। अब देखिए ये माउंटेन्स को समझाने की कोशिश किया है। बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट इन माउंटेनस रीजन, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है। हाई बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना, ये बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट दिखा है। लो बायोडाइवर्सिटी, अब देखिए टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होते जाता है। डिक्रीज आप 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑन द पर किलोमीटर हाइट। तो 1 किलोमीटर हाइट में बढ़ने पर दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक ना, डिक्रीज ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑन पर किलोमीटर हाइट। 1 किलोमीटर अगर ऊंचा चले जाएंगे तो आपको जो माने पृथ्वी पर टेम्परेचर है और 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस का अंतर मिलेगा, यही बता रहा है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कह रहा फॉर इंस्टांस द साइलेंट वैली केरला हैज वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी, इट इज पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। साइलेंट वैली वेस्टर्न घाट का पार्ट है। साइलेंट वैली इज नाउ इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। साइलेंट वैली वाज डिक्लेयर्ड एज डिक्लेयर्ड ए नेशनल पार्क इन 1984। तो जो महत्वपूर्ण है कब डिक्लेयर किए गए ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो साइलेंट वैली वाज डिक्लेयर्ड ए नेशनल पार्क इन 1984। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू केरला स्टेट, इट इज लोकेटेड इन साइलेंट वैली। वैली ऑफ फ्लावर्स इज प्रेजेंट इन चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये वैली ऑफ फ्लावर्स भी पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। ये जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं उन्हीं का कलेक्शन करता है ये। तो साइलेंट वैली केरला में जो वेस्टर्न घाट का पार्ट है और नेशनल पार्क इसको डिक्लेयर किया 1984 में। वैली ऑफ फ्लावर्स जो दोस्तों चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। किसी एग्जाम में दोस्तों ये डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लिया था, उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में। हिमालयन माउंटेन रीजन ऑल्सो हैज वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी। तो ये हिमालय माउंटेन के बारे में बात कर रहा है। हिमालयन माउंटेन रीजन ऑल्सो हैज वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों अब ये देख रहे हैं बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। तो आपसे पूछा जाता है कि भारत में, जैसे प्रश्न में ही पूछता है कि भारत में मैंने किन किन क्षेत्रों में, और वो देता है पूरा कोड के रूप में कि कहाँ कहाँ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, कितने हैं। आइए इसको देखते हैं। ए बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इज ए बायोजियोग्राफिकल रीजन of the earth which is extremely biologically diverse and also under severe threat to the habitat loss, ठीक है ना, and also under severe threat to habitat loss, climate change or extensive species loss। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स जो दोस्तों जो जहाँ पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, और आजकल थ्रेड तो सबको है तो इनको भी ये थ्रेड। एज ए जनरल रूल टू बी कंसिडर्ड ए बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट
A region must be biologically diverse with a high proportion of endemic species. With a high proportion of endemic species which are not found anywhere else on earth. इंडेमिक होना चाहिए, इंडेमिक स्पीसीज वहाँ पाई जानी चाहिए जो पृथ्वी पर और दूसरे जगह ना पाई जाए. विच आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स ऑन अर्थ. द सिक्योरिटी ऑफ द रीजन मस्ट बी थ्रेटेंड. और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस का थ्रेट हो, माने इसकी संभावना हो. सो हॉट स्पॉट्स आर द रिच एंड मोस्ट थ्रेटेंड. द रिचेस्ट एंड most threatened reservoirs of plants and animals life on the earth. इंडेमिक स्पीसीज भी एक क्राइटेरिया, ठीक है ना. सो हॉट स्पॉट्स आर द रिचेस्ट एंड मोस्ट थ्रेटेंड रिजर्वायर्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ ऑन अर्थ. इंडिया हैज 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स. कितने हैं? 4 हैं. कौन कौन से इनको देखते हैं. वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, इंडो म्यांमार बॉर्डर एंड सुंडालैंड. ठीक है दोस्तों, ये 4 जो है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इंडिया में है. अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ द सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी एरिया. तो अंडमान और निकोबार आइसलैंड में भी पाई जाती है बायोडाइवर्सिटी, लेकिन ये सुंडालैंड का क्षेत्र माना जाता है. कौन कौन से हो गए? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, इंडो म्यांमार बॉर्डर एंड सुंडालैंड. अब चलिए आगे चलते हैं. कंजर्वेशन इंटरनेशनल हैज रिलीज्ड एन अपडेटेड लिस्ट ऑफ 35 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स वर्ल्ड वाइड. 35 इंडिया में 4 हो गए और वर्ल्ड वाइड 35 हो गए. इट लिस्ट वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालयाज ऑफ इंडिया आल्सो. तो उसमें जो वर्ल्ड में जो 35 हैं दोस्तों, उसमें से वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय शामिल है 35 में. इट लिस्ट वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालयाज ऑफ इंडिया आल्सो. In February 2026, CEPF Critical Ecosystem Partnership Fund declared the North American coastal plains as 36 biodiversity hotspot. तो अब देखिए CEPF, इसको भी याद रखिए. क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करता है. इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना. क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड डिक्लेयर्ड नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन्स एज 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. तब वर्ल्ड अब कितना हो गए दुनिया में? 36 हो गए. इंडिया is a land of remarkable biodiversity. India inhabits 7.6% of all mammals, 12.6% of birds, ये बताया है, 6.2% of reptiles and 4.4% of amphibians found in 18 mega diverse countries. By 36th Constitutional Amendment Act, ठीक है ना, 1975. देखिए आपको यहाँ पर ये भी याद हो गया कि 36th Constitutional Amendment कब हुआ था? 1975 में. सिक्किम was made full-fledged state of the Union of India. Sikkim was made full-fledged state of the Union of India. It is considered as botanist paradise, because it lies under hot spots of northern Himalaya, which is rich in biodiversity,
population over here mainly comprises of Lepcha, Bhotia and Nepalis. तो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1975 में होता, सिक्किम को दोस्तों इंडिया का फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया था। और सिक्किम जो दोस्तों, सिक्किम को बॉटनिस्ट पैराडाइज कहा जाता है। और आपको मैं बता दूं कि सिक्किम ही भारत का पहला स्टेट है जो ऑर्गेनिक, कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पर चल रहा है। और यहाँ पर लेप्चा, भोटिया और नेपाली जो जनजातियाँ पाई जाती हैं। काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस आपसे पूछ ले कि क्या क्या है, और ये आपसे परीक्षा में पूछे भी जाते हैं कूट दे करके। सम ऑफ द मेन थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी आर, क्या क्या हैं? ह्यूमन एक्टिविटी एंड लॉस ऑफ हैबिटेट्स, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड लॉस ऑफ हैबिटेट्स, मानव की गतिविधियां और जो आदमी, जो मैंने बायोडाइवर्सिटी है जो वहाँ पर, अगर उसका हैबिटेट ही लॉस हो जाए तो फिर जैसे जंगल है, जंगल को काट देंगे तो हैबिटेट लॉस होगा ही। तो ये एक कारण है। डिफॉरेस्टेशन, ठीक है ना, डिजर्टिफिकेशन, मेराइन इन्वायरमेंट, इंक्रीजिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इंक्रीजिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज। ये दोस्तों आप 6 कारण बता सकते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के। देखिए आगे क्या कह रहा है। द करेंट प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन आर झूम कल्टीवेशन इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। कहाँ कहाँ पर? ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया इज एन एक्स्ट्रावेगेंट एंड अनसाइंटिफिक फॉर्म ऑफ लैंडेज, is an extravagant and unscientific form of land use. The effect of shifting cultivation are devastating and far-reaching in degrading the environment and ecology of these regions. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन के बारे में आप जानते हैं। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग, फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट एंड इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज can be threat to the biodiversity of a geographical area. Global warming, fragmentation of habitats, invasion of alien species can be threat to the biodiversity of a geographical area. अब देखिए habitat loss and degradation। क्या कह रहा है? थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार, माने किस किस रूप में? हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन, रिहेबिलिटेशन ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज, रिहेबिलिटेशन ऑफ एक्जोटिक होगा दोस्तों, एक्जोटिक, एक्सटिंक्ट नहीं, एक्जोटिक, EXOTIC, रिहेबिलिटेशन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज, क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन, और एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। अब एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज किस प्रकार से होगा? नेचुरल एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन, ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्सटिंक्शन। कुछ तो नेचुरली एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, कुछ मास एक्सटिंक्शन और ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्सटिंक्शन। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आगे चलते हैं। नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेचुरल एरियाज डिटरमाइंस not only the loss of plant species but also a decrease in the animal species associated with them. It is notable that India's population is increasing continuously, but birds populations are decreasing.
birds population are decreasing because of loss in their habitats, use of insecticide, chemical fertilizers and mosquito repellent, medicines etc. Insecticides like DDT reaches up to the birds by food chain so that premature cell falls before time so that premature cell falls before time so that their population decreases. Ecosystem is a dynamic entity. The interdependence of organism on other organism for food contribute to the creation of different trophic level. The decrease in trophic level indicates an abundance of a particular type of organism. क्या कह रहा है? The decrease in trophic level indicates an abundance of a particular type of organism, thus resulting in a decrease in biodiversity. ये अच्छी लाइन है, इसको देख लीजिए. The decrease in trophic level indicates an abundance of particular type of organism, thus resulting in a decrease in biodiversity. Rest other factors like the productivity of the ecosystem, intermediate disturbance and age of the ecosystem contribute to the richness of biodiversity of an ecosystem. देखिए ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब यहाँ पर कंसेप्ट आता है एक्स सीटू और इन सीटू का. एक्स सीटू कंजर्वेशन, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द एरियाज where they naturally occur is known as ex situ conservation. Examples: seed banks, botanical gardens, horticulture, recreational gardens. ठीक है दोस्तों, ये एक्स सीटू मैंने उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर कहीं उनको कंजर्वेशन देना एक्स सीटू कहलाता है. हॉर्टिकल्चर, रिक्रिएशनल गार्डन्स. इन सीटू कंजर्वेशन, conserving the animals and plants in their natural habitats is known as in situ conservation. बता रहा है कि conserving the animals and plants in their natural habitats is known as in situ conservation. Examples: नेशनल पार्क्स, ठीक है ना, नेशनल पार्क, सैंक्चुअरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेचुरल रिजर्व. एक्स सीटू इज द प्रोसेस ऑफ कंजर्विंग कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बाय रिस्ट्रिक्टिंग देम टू नेचुरल हैबिटेट्स and then managing them in a controlled or modified environment. There are two methods of ex situ conservation. The primary facilities that hold ex situ conservation collection of plants and animals are aquaria, botanical gardens and zoos. जो आप जू देखने जाते हैं तो जू क्या होता है, जू में होता है दोस्तों, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन का टाइप है. द सेकेंड मेथड इज द स्टोरेज ऑफ सीड्स, पोलेंस, टिश्यू और एम्ब्रियोज इन ए लिक्विड नाइट्रोजन. अब यही पूछ लेगा कि आपसे किस चीज़ में स्टोर किया जाता है, तो लिक्विड नाइट्रोजन में. दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर virtually indefinite storage of materials without deterioration over a much greater period.
विदाउट डिटेरियोरेशन ओवर ए मच ग्रेटर पीरियड। अब देखिए बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन इन सीटू एक्स सीटू, ठीक ना। इन सीटू में क्या हो गया, प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क, तो इसमें कह रहा है कि सेक्रेड फॉरेस्ट्स एंड लेक्स, ये इन सीटू हो गया। बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब देखिए टेरेस्ट्रियल और मेराइन, बायोस्फीयर रिजर्व टेरेस्ट्रियल और मेराइन दोनों प्रकार के होते हैं। अब एक्स सी टू में कैसे, देखिए एक्स सी टू मैंने उनकी नेचुरल सेक्रेड प्लांट्स एंड गार्डन्स, और ये फॉरेस्ट्स आप मैंने इसको तुरंत अपना आप नहीं बना सकते हैं। फॉरेस्ट्स एंड लेक हो गया यहाँ पर, प्लांट्स एंड गार्डन्स आपका जो छोटा सा बगीचा होता है। अब देखिए इधर हो गया जूलॉजिकल गार्डन्स, बोटेनिकल गार्डन्स, ट्री गार्डन्स और वाटर सिस्टम जू। इधर देखिए सीड बैंक, जीन बैंक, क्रिप्टो क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रिप्टो नहीं क्रायो, क्रायो मैंने ठंडा होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये था दोस्तों मेथड्स ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। अब देखिए क्या कर रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी रिजर्व इज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोस्फीयर रिजर्व आर एरिया ऑफ टेरेस्ट्रियल and coastal ecosystems promoting solutions to, तो ये बता रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व को इस्टेब्लिश करने से दोस्तों बायोडायवर्सिटी को मैंने प्रोटेक्ट करने में, कंजर्वेशन करने में बहुत हेल्प मिली है। प्रोमोटिंग सॉल्यूशंस टू रिकॉन्साइल द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी विथ इट्स सस्टेनेबल यूज, ठीक है ना। सस्टेनेबल वर्ड भी बहुत चर्चा में रहता है। चलिए आगे चलते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी टुगेदर विथ ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। क्या कह रहा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी टुगेदर विथ ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। The main objective of biosphere reserve are to contribute to the conservation of landscapes, ecosystems, species and genetic variations। ये ऑब्जेक्टिव बता रहा है, और किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव आपको बहुत जानना जरूरी होता है। To foster economic and human development which is culturally and economically sustainable, to foster economic and human development which is socio-culturally and ecologically sustainable, to provide support for research, monitoring, education and information exchange related to local, national and global issue of conservation and development. The Indian government has established 18 biosphere reserve in India which protects larger areas of natural habitats। 18 biosphere reserve, ठीक है ना। अभी कोई अपडेट होगा तो उसको देख लिया जाएगा। Even the 18 biosphere reserve are the part of 18 में से 11 की बात कर रहा है। इवन मैं पढ़ दी इसको, 11 of the 18 biosphere reserve are part of the world network of biosphere reserve based on the UNESCO Man and the Biosphere
मैप, मैप इसको शॉर्ट में कहते हैं, माइंड एंड बायोस्फीयर को प्रोग्राम लिस्ट। तो इंडिया के पास दोस्तों अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें से 11 जो है दोस्तों यूनेस्को के, ठीक है ना, यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंतर्गत लिस्टेड है। मैप, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट, कौन कौन से हैं 11? देखिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, कहाँ पर है नीलगिरी? दक्षिण में, वही केरला तमिलनाडु, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी गल्फ ऑफ मन्नार। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त मलाई, अगस्त्य माला बायोस्फीयर रिजर्व, और कंचनजंगा। द कोरल रीफ एरिया इन इंडिया इज इतना स्क्वायर किलोमीटर, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 4 मेजर रीजन्स, ठीक ना। कोरल की बात कर रहा है, कोरल रीफ कहाँ कहाँ पर है, मेन कोरल पाए जाते हैं? लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। इन 4 जगह जो दोस्तों भारत में कोरल पाए जाते हैं, कोरल। फ्रिंजिंग रिफ्स आर कॉमन, फ्रिंजिंग रिफ्स आर कॉमन, दे आकर अराउंड द गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। एटोल रिफ्स, यहाँ पर फ्रिंजिंग रिफ्स के बारे में बात किया था, यहाँ पर एटोल रिफ्स आर फाउंड इन लक्षद्वीप। सुंदरबन इज नोन फॉर मैंग्रोव फॉरेस्ट, सुंदरबन इज नोन फॉर मैंग्रोव फॉरेस्ट। कोरल ब्लीचिंग occurs due to the increase in temperature and acidity of the sea, global warming and atmospheric pressure। तो कोरल ब्लीचिंग के क्या क्या कारण हैं? टेम्परेचर, एसिडिटी ऑफ द सी, ग्लोबल वार्मिंग और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये 4 दोस्तों कोरल रीफ के कारण हैं। अब देखिए यूजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की यूज क्या है, जो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों कि बायोडाइवर्सिटी बचाना है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, लेकिन आखिर इसका यूज क्या है जो इसको इतना चर्चे में और इतना ध्यान से, इतना कंसंट्रेट होकर अटेंशन के साथ इसको किया जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी फॉर्म द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए स्थिति आपको प्रोवाइड करती है। इन द फॉर्म ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है ना, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, पोलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। अदर इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर, आइए देखते हैं। नहीं नहीं, हम लोग को इसी में चलना पड़ेगा, ये वाला चीज देखना है हम लोग को। यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या यूज है? सोर्स ऑफ फूड एंड एडवांस्ड वेरिएशंस, न्यू क्रॉप्स, एडवांस्ड वेराइटी क्रॉप्स, ठीक है ना। ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, माने किस किस सेक्टर को क्या क्या, किस किस सेक्टर में क्या क्या बायोडाइवर्सिटी से यूज है। वैसे तो बायोडाइवर्सिटी के बिना लाइफ एग्जिस्टेंस माने असंभव है। देखिए क्यूनाइन प्राप्त करते हैं, टैक्सोल प्राप्त करते हैं, बोटानो केमिकल, मार्फिन। चलिए इधर देख लेते हैं। नेचुरल इक्विलिब्रियम, इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है? रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, वाटर कंजर्वेशन, सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, न्यूट्रिशन साइकिल, क्रॉप पोलिनेशन, क्लाइमेट कंट्रोल बाय फॉरेस्ट्स एंड सीज। यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। अब इधर देखिए
कल्चरल बेनिफिट्स, ठीक ना, बायोडाइवर्सिटी से रिलीजियस बिलीफ, नेशनल प्राइड, ये इसके यूज है बायोडाइवर्सिटी के, रिलीजियस बिलीफ और नेशनल प्राइड, एस्थेटिक बेनिफिट, टूरिज्म, पेट एनिमल्स, क्रिएशन ऑफ लिटरेचर, एस्थेटिक बेनिफिट्स। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, तो बायोस्फीयर रिजर्व तो हम लोग बनाते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी इंटरनेशनली कुछ इसकी प्रिजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को काम किया जाता है। देखिए क्या करा है कि IUCN इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स फॉर नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इट इज नॉट पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। IUCN जो है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। रेड डाटा बुक्स पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कंटेंस लिस्ट ऑफ थ्रेटेन्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। तो रेड डाटा बुक के बारे में आप लोग पढ़ते रहते हैं। अब देखिए, इंडेंजर्ड स्पीसीज आर लिस्टेड इन रेड डाटा बुक। तो जिनको खतरा है दोस्तों, ठीक ना, इंडेंजर्ड स्पीसीज आर लिस्टेड इन रेड डाटा बुक। अब देखिए, बेनिफिट्स ऑफ IUCN लिस्ट क्या है? इन सीटू डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेशन वर्क। अब यहाँ पर देखिए, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। IUCN के लिस्ट में जो हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि बस IUCN लिस्ट बना करके उसको रखता है, ठीक है ना, उस पर कुछ काम भी होती है। आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, IUCN ये सब काम करता है, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ रिटन लिस्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये था बेनिफिट्स ऑफ IUCN रेड लिस्ट। जब कोई पौधा या प्राणी रेड लिस्ट में शामिल हो जाता है, तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये सब किया जाता है, ठीक है ना। अब चलेंगे इधर हम लोग। इन जून 2012 IUCN रिलीज्ड रेड डाटा लिस्ट ऑफ एनिमल्स फेसिंग डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। 15 स्पीसीज ऑफ इंडिया वेयर लिस्टेड इन मोस्ट इंडेंजर्ड कैटेगरी। कितने? 15 स्पीसीज। अब ये आपसे पूछ लेता है दोस्तों कि कौन कौन से हैं, ठीक है ना। वेयर लिस्टेड इन मोस्ट इंडेंजर्ड कैटेगरी। इन दिस लिस्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन क्रेन एंड सोशिएबल लैपविंग were listed in the most endangered category। ये आपसे पूछता है दोस्तों। अब देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन क्रेन, सोशिएबल लैपविंग वेयर लिस्टेड इन द मोस्ट इंडेंजर्ड कैटेगरी। मस्क डियर इन द वल्नरेबल कैटेगरी, while wild ass was listed in the near threatened कैटेगरी। ये अलग अलग कैटेगरी है, ठीक ना, मोस्ट इंडेंजर्ड, वल्नरेबल और नियर थ्रेटेंड कैटेगरी लिस्ट। रेड पांडा वाज लिस्टेड इन द इंडेंजर्ड कैटेगरी। तो इसको आप याद रखेंगे, ये आपसे पूछता है कि इसमें से कौन इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, कौन किस कैटेगरी में है, ठीक है ना। तो देखिए, इंडेंजर्ड और मोस्ट इंडेंजर्ड देख रहे हैं ना। रेड पांडा वाज लिस्टेड इन द इंडेंजर्ड कैटेगरी। भारत की तरफ से 15 है, जिसमें से हम लोग कितने के बारे में देख लिए? 4, 5, ठीक ना, और 6, 7 के बारे में यहाँ पर देख लिए। अब देखिए, बायोडाइवर्सिटी एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज, इनमें 2003 ए साइंटिस्ट वर्किंग विथ द पेरेग्राइन फंड presented a research paper
that confirmed that the vulture death were due to the anti-inflammatory pain-killing drug डिक्लोफेनाक सोडियम। तो ये आप देख रहे हैं कि वल्चर का एक्सटेंशन जो हो रहा है दोस्तों, उसके बारे में ये रिसर्च बता रहा है दैट द वल्चर डेथ वेयर ड्यू टू द एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलिंग ड्रग डिक्लोफेनाक सोडियम। ए वल्चर दैट हैड gout had high levels of diclofenac in their kidneys। क्या करे, a vulture that had gout had a high level of diclofenac in their kidney। In January 2004, the results of a joint study conducted by the Peregrine Fund and Ornithological Society of Pakistan confirmed that diclofenac sodium was indeed the primary reason for vulture death। The devastating effect of this medicine can be understood from the fact that it caused the death of 8.5 crore vultures in India। ठीक है ना, 8.5 crore vultures in India, नेपाल, पाकिस्तान इन 10 years। बताइए, अब वल्चर्स जो है दोस्तों लगभग दिखते नहीं हैं अब देखिए डोडो प्लांट, ये क्या है, तंबलाको क्यू, तंबलाको क्यू ऑफ Mauritius have been extinct because of the extinction of dodo bird। तंबलाको क्यू dodo plant of Mauritius have been extinct because of the extinction of dodo bird who was helping this plant in its pollination। डोडो बर्ड एक्सटिंक्ट हो गए दोस्तों, तो ये डोडो प्लांट भी एक्सटिंक्ट हो गया, जिसको कहा जाता है तंबलाको क्यू, मॉरिशस में। द प्लांट्स फेल टू रिप्रोड्यूस इन द absence of dodo। Seeds of dodo plants were the food of these birds and medium of seed dispersal of these plants whereby their fecal matter। तो डोडो प्लांट्स के जो फ्रूट्स थे वो डोडो बर्ड्स खाते थे और फिर उसको इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और यहाँ पर देखिए केवल डिस्पर्स नहीं, रिप्रोड्यूस इन द absence of dodo, seed of the dodo plants was the food of these birds and medium of seed dispersal of these plants whereby their fecal matter। Indian flying fox is the species of bat found in Bangladesh, China, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka। It is also known as Great Indian Fruit Bat। अब देखिए क्या कह रहा है, The dugong is a large marine mammal which is on the verge of extinction। On the verge of extinction, the dugong is a herbivorous animal who eats grass, hence also known as sea cow। तो ये दोस्तों इसको सी काऊ कहा जाता है, लेकिन रियली ये काऊ है नहीं, ठीक ना। डुगोंग को सी काऊ कहा जाता है क्योंकि ये समुद्र में रहता है और घासें खाता है। डुगोंग इज फाउंड इन ईस्टर्न अफ्रीका, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ईस्टर्न अफ्रीका, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। A large number of dugong are inhabiting in the Gulf of Mannar and Pak Strait। These species are also found in Saurashtra coast of Gulf of Kutch and Andaman and the Nicobar Islands। तो वहाँ पर भी कुछ पाए जाते हैं।
found in Saurashtra, coast of Gulf of Kutch and Andaman and the Nicobar Islands. It has been given legal protection under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. It has been given legal protection under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. चलिए आगे चलते हैं, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है, ठीक है ना। रन ऑफ कच्छ is the natural habitat of Indian wild ass. Gadha, Indian wild ass. This animal has no predators in that area, but its existence is threatened due to the destruction of its habitat. तो कोई वहाँ पर प्रीडेटर नहीं है, ठीक है ना, जो इंडियन वाइल्ड एस को समस्या क्रिएट करे। लेकिन आफ्टर दैट ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ देयर हैबिटेट्स वाइल्ड एस इज एक्सटिंक्टिंग। अब देखिए, लायन टेल्ड मैकेक इज फाउंड इन वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है कि लायन टेल्ड मैकेक is found in the western Ghat of India. It is an endangered species which is mostly found in Kerala. Western Ghat Kerala एक दूसरे से जुड़ा हुआ, कर्नाटका and border region of Tamil Nadu. Lion-tailed macaque is an endangered species. Cheetah was declared extinct in India in 1952. बाप रे बाप, इतना पहले। Cheetah was declared extinct in India in 1952. Snow leopard habitat is found meter above the sea level. Survey held in Uttarakhand and Himachal Pradesh have confirmed that the presence of snow leopard in India. Confirmed the presence of snow leopard in India. Black-necked crane is the state bird of Jammu and Kashmir. Black-necked crane. Flying squirrel are found in India. Flying squirrels are found in India, Russia, Japan, China, Europe, Africa, and North America. India is habitat to 7 species of flying squirrel, 6 of which are found in Himalayan region. 7 पाई जाती हैं, जिसमें से 6 जो दोस्तों हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं। Marine animals like dugongs, dolphins, whales, saltwater, crocodiles, ठीक है ना, turtle, sea snake, etc. are found abundantly in Andaman and Nicobar Islands. क्या कह रहा है कि मेराइन एनिमल्स लाइक डुगोंग्स, डॉल्फिन्स, वेल, साल्ट वाटर, क्रोकोडाइल्स, टर्टल, सी स्नेक आर फाउंड abundantly in Andaman and Nicobar Islands. Shrew and tapir are found in Great Himalayan ranges. Shrew and tapir are found in Great Himalayan ranges. These are not found in Malabar regions. तो आपको बता रहा है कि कौन कौन चीज कहाँ कहाँ पाई थी। अब देखिए, द रेड पांडा इज ए, तो अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, रेड पांडा के बारे में क्या कह रहा है। रेड पांडा इज ए टेरेस्ट्रियल ममल, याद रखिएगा। इट्स जूलॉजिकल नेम इज एलरस फुलजेंस, जो भी इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा आप, एलरस
फुलजेंस रेड पांडा लिव्स इन टेम्परेट क्लाइमेट, ठीक है ना, टेम्परेट क्लाइमेट इन डेसिडुअस एंड कोनिफेरस forests, usually with an understory of bamboo and hollow trees. देखिए कितना रोचक बताया, विथ एन अंडर स्टोरी ऑफ बैम्बू एंड hollow trees. दिस मेक्स देम ए की स्पीसीज ऑफ दिज फॉरेस्ट एंड इंडिकेटर ऑफ फॉरेस्ट हेल्थ. तो अगर ये मान ली कि नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब कि इस प्रकार के फॉरेस्ट जो है दोस्तों मैंने ठीक स्थिति में नहीं है. दे आर फाउंड इन हिमालयन रीजन्स, ठीक है, इन द पार्ट ऑफ नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश. ये रेड पांडा के बारे में बात कर रहा है. Most of the red pandas of the world are found in China, whereas the majority of Indian red pandas is found in Arunachal Pradesh. ठीक है ना. Most of the red pandas of the world are found in the China, whereas the majority of the Indian red panda is found in Arunachal Pradesh. According to NVIS, Center for Faunal Diversity, hosted by Zoological Survey of India, sponsored by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Below is the risk status of animals. क्या है ये देखिए, इंडेंजर्ड है. गोल्डन लंगूर इंडेंजर्ड, हुलाक गिबन भी इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है दोस्तों. एशियाटिक वाइल्ड डॉग, गोल्डन लंगूर, हुलाक गिबन, एशियाटिक वाइल्ड डॉग, ये तीनों इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है. डिजर्ट कैट लिस्ट कंसर्न. देयर इज नो एनिमल नेम्ड डिजर्ट कैट listed in red list of IUCN. Chinese desert cat is listed as a vulnerable category in red list. तो देखिए, there is no animal named desert cat list in the red list of IUCN. डेजर्ट कैट नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि चाइनीज डिजर्ट कैट, यहाँ पे चाइनीज शब्द को फोकस करिए. Chinese desert cat is listed as a vulnerable category in red list. तो चाइनीज वाले है वो सब चमगादड़ मार करके खा जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर जो दोस्तों ये सब जो है जानवर वहाँ पर ज़्यादा थ्रेटेंड स्टेटस में है. चाइनीज डिजर्ट कैट. चलिए आगे चलते हैं. दोस्तों अब हम लोग देखेंगे रामसर कॉन्फ्रेंस, और आप लोग जानते ही हैं लेकिन हम लोग इसको डिटेल से यहाँ देखेंगे क्या कह रहा है. रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विथ द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स. इट इज ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स. ठीक है ना, तो जानते ही हैं. India is a party to Ramsar Convention and has declared many areas as Ramsar sites to conserve all the sites through ecosystem approach. To conserve all the sites through ecosystem approach and allow their simultaneous sustainable use. List of Ramsar site comprises wetland of international importance, wetland of international
importance, India has currently 26 designated as 26 sites designated as wetlands of international importance। तो देखा जाए कौन कौन सी 26 हैं। अब देखिए, अष्टमुडी लेक केरला, भितरकणिका मैंग्रोव उड़ीसा, भोज वेटलैंड्स मध्य प्रदेश, चंदरताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। देखिए ये अलग प्रकार का है, थोड़ा सा इसको देखिए, जो अलग अलग आएगा उसको देखिए। ये सब तो अष्टमुडी, भितरकणिका ये सब फेमस है। भोज वेटलैंड्स मध्य प्रदेश, चंदरताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, चिल्का लेक उड़ीसा, दीपोर बील असम, ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड तो कैलकाटा वेटलैंड तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। हरिके लेक पंजाब, होकेरा वेटलैंड होकेरा जम्मू एंड कश्मीर। तो इनको याद रखिएगा दोस्तों। अब मान लीजिए कि ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं और आप इंडिया के एरिया अगर इनको नहीं जानेंगे तो सब समस्या तो होगी, परीक्षा में पूछ लेगा तो परीक्षा वाला का कोई पेपर सेटर की कोई माने गलती नहीं होगी। इसमें सर्व गलती हम सबकी होगी, क्योंकि हम लोगों ने इतने इम्पोर्टेंस फैक्ट को नहीं पढ़ा है। होकेरा वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर, कांजली लेक पंजाब, केवलादेव घाना राजस्थान, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात। देख रहे हैं ना, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात, पॉइंट क्लिमेयर तमिलनाडु, लोकटक मणिपुर, पोंग डैम हिमाचल प्रदेश, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, रोपर लेक पंजाब, रुद्र सागर लेक त्रिपुरा, सांभर राजस्थान, सस्थम कोट्टा लेक केरला, सुरिनसर मानसर लेक, ठीक है दोस्तों, सुरिनसर मानसर लेक जम्मू कश्मीर। देखिए ये यूपीपीसीएस 2021 में पूछा था ये, सुरिनसर मानसर लेक जम्मू एंड कश्मीर, सोमोरिरी लेक जम्मू एंड कश्मीर। तो सुरिनसर और सोमोरिरी जम्मू एंड कश्मीर, वेम्बनाद कोल वेटलैंड केरला, अपर गंगा रिवर, ब्रिज घाट टू नरोरा स्ट्रेच उत्तर प्रदेश, कूलर लेक जम्मू एंड कश्मीर। तो ये है दोस्तों। अब इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण उनको एक बार और देख लीजिए, ठीक है ना। भोज मध्य प्रदेश और चंदरताल हिमाचल प्रदेश, दीपोर बील जो है असम, हरिके पंजाब, होकेरा जम्मू कश्मीर, कांजली पंजाब, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी ये गुजरात में है, पॉइंट क्लिमेयर जो है तमिलनाडु, रेणुका हिमाचल पर, रोपर जो है पंजाब, रुद्र सागर त्रिपुरा, ये इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिए। रुद्र सागर लेक त्रिपुरा, सांभर राजस्थान जानते हैं, सस्थम कोट्टा केरला, सुरिनसर मानसर जम्मू एंड कश्मीर, सोमोरिरी लेक जम्मू एंड कश्मीर, अपर गंगा रिवर उत्तर प्रदेश। तो ये 26 हो गए दोस्तों
जो इंडिया में ये रामसर कन्वेंशन के तहत जो है वेटलैंड्स घोषित किए गए हैं। अब देखिए, इट वाज साइंड ऑन 2 फरवरी 1971 एट रामसर इन ईरान। दैट डेट इज डिक्लेयर्ड एज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो 2 फेब को दोस्तों वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे नाउ। द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इज ए रजिस्टर ऑफ वेटलैंड। ठीक है। द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इज ए रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ wetlands of international importance where changes in ecological character have occurred. Where changes in ecological character have occurred, are occurring, are likely to occur as a result of technological development, pollution, or other human interference. It is maintained as part of Ramsar list. It is maintained as part of Ramsar list. Various acts and agreements. देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। The Biodiversity Act was passed in the year 2002. It provides for the preservation of biological diversity in India. A mechanism for equitable sharing of benefits arising out of the use of traditional biological resources and knowledge. तो कह रहा कि a mechanism for equitable sharing of benefits arising out of the use of traditional biological resources and knowledge. National Biological Authority was established in 2003 to implement India's Biodiversity Act 2002. तो 2 में एक्ट आया और 3 में अथॉरिटी आई। ऐसा ही होता है, पहले एक्ट बनता है उसके बाद अथॉरिटी आती है। द हेडक्वार्टर ऑफ NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट अथॉरिटी इज इन चेन्नई तमिलनाडु। देखिए अक्सर लोग दिल्ली मारते हैं इसको, मैंने जहाँ न समझ में आता लोग दिल्ली पहुँच जाते हैं। कह रहा है कि द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज इन चेन्नई तमिलनाडु। इंडियाज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 covers conservation, use of biological resources and associated knowledge. It provides a framework for access to biological resources and sharing the benefits arising out of such access and use. The Act also includes in its ambit the transfer of research result and application for intellectual property right IPR relating to Indian biological resources, International Treaty on Plant Genetic and Resources for Food and Agriculture ITPGFRA is popularly known as International Seed Treaty. ठीक है, इंटरनेशनल सीड ट्रीटी। इट इज ए comprehensive international agreement in harmony with the Convention of Biological Diversity. It aims at guaranteeing food security through the conservation, exchange and sustainable use of world's plants genetic resources for food and agriculture. BirdLife International is a global partnership for of conservation organization that strives to conserve birds, their habitats, and global biodiversity.
It is the world's largest partnership of conservation organization with 190 one 119 partner organizations. ठीक है दोस्तों, this organization identifies important bird and biodiversity areas. It has so far identified more than 12,000 such areas. इंटरनेशनल बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में पूरी बात हो रही है. द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हार्ट इज पार्ट वाई propounded by British environmentalist Norman Myers. हार्ट स्पॉट. तो ये देखिए अच्छी बात है, अच्छा फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है. कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हार्ट स्पॉट वाज प्रोपाउंडेड बाय ब्रिटिश इन्वायरमेंटलिस्ट नॉर्मन मायर्स. द कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, ठीक है ना. द कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी आर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो कार्टाजेना बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है. आर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट विच एम्स टू इंश्योर द सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म resulting from modern biotechnology that may have adverse effect on biological diversity, also taking into account risk to human health. It was adopted on 29 January 2000 and entered into force on 11 September 2003. India signed the Biosafety Protocol on 23 January 2001. In India, the Ministry of Environment and Forest implements this protocol. अब देखिए क्या कर रहा है, ट्रैफिक के बारे में क्या कह रहा है. ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ fauna and flora is a non-governmental organization. It supervises plant and animals trade in context of sustainable development and biodiversity. तो वैसे भी ट्रैफिकिंग का मतलब यही होता है, ठीक है ना. इसका फुल फॉर्म देख ले, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है ना. ट्रैफिक वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1976. इट इज ए पॉलिटिकल अलायंस ऑफ WWF एंड IUCN. इट इज नॉट ए ब्यूरो अंडर UNEP. इट इज नॉट ए ब्यूरो अंडर UNEP. तो ट्रैफिक जो दोस्तों 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था और ट्रैफिक में फ्लोरा और फाउना का ट्रेड को दोस्तों देखा जाता है ताकि इनका इलीगल ट्रेड ना हो और ऐसा ना हो कि ट्रेड इनके लिए खतरा बन जाए. अब देखिए क्या कह रहा है. बायोडाइवर्सिटी यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. 10th meeting of the Conference of the Parties COP10 COP10 was held in Nagoya, Japan in 2010. Nagoya Biodiversity Summit concluded with the adoption of historical decisions that would permit the community of nations to meet the unprecedented challenges of the continued loss of biodiversity compounded by climate change. Continued loss of biodiversity compounded by climate change. The 11th meeting of Conference of Parties was held in Hyderabad, India in 2012.
The COP, the 12th meeting of Conference Party was held in Pyeongchang, Republic of Korea. 13th was held in Cancun, Mexico, 2016। अब देखिए, ये हम लोग को लेटेस्ट देखना होता है, बस इसलिए मैं इस पर जोर नहीं दे रहा हूँ। जो लेटेस्ट होगा उसको आप लोग देखेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ पर हेल्ड किया है। अभी जो दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो मीटिंग अभी जस्ट चल रहा है, ठीक है ना। इवन रेड का मतलब क्या होगा? reducing emission from deforestation and forest degradation. Reducing emission from deforestation and forest degradation is an interinstitutional program under aegis of UNFCCC member countries. This program was started in 2008. Institutions like UNDP, FAO, FAO, and UNEP are associated with this program. The objective of this program is to mitigate climate change through reducing net emission of greenhouse gases through enhanced forest management in developing countries. UN RED Plus program focuses on conservation and sustainable management of forests. Proper design and effective implementation of UN RED Plus program can significantly contribute to the protection of biodiversity and maintaining resilience of forest ecosystem. It also provides technical and financial support to developing countries, thus contributing to poverty alleviation. Economics of ecosystems and biodiversity. TEEB. The economics, यहाँ से टी उठाया, डबल ई और बी यहाँ से TEEB. The economics of ecosystems and biodiversity is a global initiative focused on making values visible. Its principal objective is to mainstream the value of biodiversity and ecosystem services into decision making at all levels. It aims to achieve this goal by following a structured approach to valuation that helps decision makers recognize the wide range of benefits provided by ecosystems and biodiversity, demonstrate their value in economic terms, and where appropriate, captures these values in decision making. Wetland International is a global organization that works to sustain and restore wetlands and their resources for people and biodiversity. It is an independent, not-for-profit global organization supported by government and NGO membership from around the world. Its head office is in the Netherlands. वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में बात कर रहा है दोस्तों कि ये जो आप वेटलैंड इंटरनेशनल देख रहे हैं, इसकी कह रहा है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? द नीदरलैंड में। इट इज द लीडिंग साइंटिफिक एक्सपर्ट ऑन peatlands and climate change as well as wetlands and water birds migration based on extensive research as well as field projects.
Wetland International's work ranges from research and community-based field project to advocacy and management with governments, corporate and international policy fora and conventions. Wetland International works through partnership and is supported by contributions from an extensive specialist expert network and tens of thousands of volunteers. Tens of thousands of volunteers. अब देखिए बायोडाइवर्सिटी मिसलेनियस में हम लोग देखेंगे सी बकथोर्न इज ए मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन हिमालयन रीजन. Sea buckthorn. Sea buckthorn fruit grows in the cold deserts of Ladakh region of Jammu and Kashmir, Lahul Spiti in Himachal Pradesh and some parts of Arunachal Pradesh. तो सी बकथोर्न जो है दोस्तों मेनली ये कहाँ का प्लांट है? जम्मू एंड कश्मीर, कोल्ड डिजर्ट्स ऑफ लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. चलिए आगे चलते हैं. The bushy character of the plant with a high density of branches help in checking soil erosion and helps in soil stabilization. The fruits of this plant is a source of nutritious juice. Hibernation or winter sleeps refers to a state of inactivity among animals or plants spending winter in a dormant state. It is a survival strategy designed to conserve energy when weather conditions are not favorable. This condition is observed among both types of animals, cold-blooded and warm-blooded. ये याद रखिएगा, हाइबरनेशन जो है दोस्तों कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड दोनों एनिमल्स करते हैं. Squirrels, bears and some birds resort to hibernation in winter. Squirrels, bears and some birds resort to hibernation in winter when they do not find means to feed on. In this state, animals' metabolism slows, its temperature plunges and breathing slows. तो मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है एंड ब्रीदिंग भी स्लो हो जाती है. Mammals like squirrels, musk rats, mice and other rodents fall under this category of animals. Squirrels, musk rats and mice and other rodents fall under this category of animals. Tallest known tree is redwood, sequoia, redwood. It is found in California, USA. This species includes the tallest living trees on Earth, reaching up to 379 feet, 115 meter in height. Brahmani and Vaitarani rivers merge at Bhitarkanika before emptying into sea. ये इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में और पूछे गए हैं. ब्राह्मणी एंड वैतरणी रिवर्स मर्ज एट भितरकणिका बिफोर एम्प्टिंग इनटू सी.
भितरकनिका इज ए प्रोजेक्टेड एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। ब्राह्मणी रिवर इज नोन एज साउथ कोल इन झारखंड। क्या कह रहा है कि ब्राह्मणी रिवर इज नोन एज साउथ कोल इन झारखंड। ब्राह्मणी रिवर इज फॉर्म्ड बाय द confluence of South Col and Shankh River near राउरकेला। तो ब्राह्मणी रिवर जो है दोस्तों इन दोनों नदियों के मिलने से बनती है कोल और शंख रिवर्स नियर राउरकेला। वैतरणी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम गुप्त गंगा हिल्स इन क्योंझान डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ठीक है ना, क्योंझान डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। बायोमास इज ए टर्म फॉर ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स दैट स्टेम फ्रॉम प्लांट्स इंक्लूडिंग algae, tree and crops. Biomass is produced by green plants, converting sunlight into plant material through photosynthesis and includes all land and water based vegetation as well as are organic wastes. Hence deep sea has minimum biomass production. Hence deep sea has minimum biomass production. Highest biomass production is found among tropical rain forest. It is approximately 2200 gram per square meter per year. 2200 gram per square meter per year biomass production for biomes. तो यहाँ पर डाटा दिया है दोस्तों कौन कितना करता है। सबसे ज़्यादा दोस्तों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट करते हैं, उसके बाद डेसिडुअस का 1200 है, टाइगा का दोस्तों 800 है, प्रेरी का 600 ग्राम है। ठीक है ना, और डीप सी दोस्तों नेग्लिजिबल। तो डीप सी देखे थे हम लोग कि मिनिमम करते हैं, तो ये बायोमास प्रोडक्शन हो गया। अभी आपसे पूछ ले तो आप इसको याद रखेंगे, DTP डेसिडुअस टाइगा प्रेरीज। तो ये रहा दोस्तों हम लोग का बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक। अब जो है यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं। वैसे क्वेश्चन को हम लोग सेपरेट वीडियो में आराम से एक एक क्वेश्चन देखा जाएगा, पहले इसका कंसेप्ट चीज़ देख लिया जाए। लेकिन आइए एक आध दो क्वेश्चन एज ए ट्रेलर मैं दिखा देता हूँ। बायोडाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब्ड एज, बायोडाइवर्सिटी कैसे डिफाइन करेंगे आप? तो सीजनल थोड़े होते हैं, देखिए डिफर फ्रॉम वन अदर। तो देखिए रेंज ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन एन इन्वायरमेंट, यही आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन एन इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी मीन्स diverse kinds of plants and animals in a particular area। ये सब आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। diverse kinds of plants and animals in a particular area। the most significant aspect of biodiversity is, क्या है बताइए? बायोडाइवर्सिटी क्या करती है? तो ये इकोसिस्टम को दोस्तों मेंटेन करती है, ठीक है ना। मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी है दोस्तों इकोसिस्टम को मेंटेन करती है।
द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ड्यू टू, किस कारण से हो रहा है बताइए। तो जानते हैं कि कोई भी एक कारण नहीं होता है, इसके कई कारण होते हैं। कई कारण होते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव पर जाएंगे। देखिए, लैक ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। इस प्रकार से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज का बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक। आशा करते हैं कि आपको इससे फ़ायदा होगा, ठीक है ना, और आप पढ़ेंगे और इससे फ़ायदा लेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें जब बेनिफिशियल होती हैं तो अच्छा ना लगने के बाद भी, जैसे दवा कड़वी होती है, अच्छा ना लगने के बाद भी पीना पड़ता है, उसी तरह से आपका मन न लगे तो फिर भी पढ़िए। इसलिए पढ़िए कि इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब जो दोस्तों इस समय के ज्वलंत मुद्दे हो गए हैं और इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक एग्जाम में। तो चलिए अंत में आपसे कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इसी तरह से आप लोग तैयारी में जुड़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अंत में आप सभी को पुनः धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग